आप सुनने जा रहे हैं कैथरीन मैन्सफील्ड की लिखी कहानी डॉल्स हाउस यानी गुड़िया घर। जब प्यारी बूढ़ी मिसेस है बर्नल परिवार के यहाँ रहकर घर वापस लौटी तो उन्होंने बच्चों के लिए एक डॉल्स हाउस भेजा। यह इतना बड़ा था कि गाड़ी वान कार्टर और पैट ने मिलकर उसे उठाया और आंगन में रख दिया। वह चारे के कमरे के दरवाजे के पास लकड़ी के दो बक्सों पर टिका कर रख दिया गया। उसे किसी नुकसान का डर नहीं था। गर्मियों का मौसम था और शायद जब तक उसे अंदर रखना पड़े तब तक उसमें से पेंट की गंध भी उड़ चुकी होगी, क्योंकि सच कहें तो उस डॉल्स हाउस से पेंट की गंध बहुत तेज आ रही थी। बूढ़ी मिसेस है कितनी प्यारी हैं, कितनी उदार हैं, यह बात अपनी जगह थी। लेकिन आंट बैरल के अनुसार उस पेंट की गंध से कोई भी गंभीर रूप से बीमार हो सकता था। अभी तो टाट भी नहीं हटाया गया था और जब वह हटाया गया तो वह डॉल्स हाउस खड़ा था, गहरा चिकना सा पालक हरे रंग का, जिस पर चमकीला पीला ब्राइट येलो रंग उभर कर आ रहा था। छत पर चिपकी उसकी दो छोटी लेकिन मजबूत चिमनियां लाल और सफेद रंग की थी। दरवाजा पीले वार्निश से चमक रहा था, जैसे टॉफी का छोटा सा टुकड़ा हो। चार असली खिड़कियां थी जिन्हें हरे रंग की मोटी लकीर ने छोटे छोटे शीशों में बांट रखा था। सचमुच एक नन्हा सा बरामदा पोर्च भी था, पीले रंग से पुता हुआ, जिसके किनारों पर गाढ़ा जमा हुआ पेंट ढेलों की तरह लटका हुआ था। फिर भी एकदम परफेक्ट छोटा सा घर। उस गंध की परवाह कौन करता? वह तो नई चीज की खुशी का हिस्सा थी। अरे इसे जल्दी खोलो। बगल की कुंडी हुक बुरी तरह से फंसी हुई थी। पैट ने अपने छोटे चाकू पेन नाइफ से उसे उचकाकर खोला और जैसे ही वह खुला घर का पूरा अगला हिस्सा पीछे की ओर झूल गया और एक ही पल में ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और दो बेडरूम एक साथ सामने थे। घर तो ऐसे ही खुलने चाहिए। सारे घर ऐसे क्यों नहीं खुलते? यह कितना रोमांचक है। बजाय इसके कि आप दरवाजे की पतली दरार से एक छोटे साधारण से दालान हॉल में झांकें, जहां एक टोपी टांगने का स्टैंड और दो छतरियां रखी हों। सच में जब आप किसी घर के दरवाजे के नॉक को पकड़ते हैं तो आप यही तो देखना चाहते हैं। शायद इसी तरह भगवान आधी रात के सन्नाटे में घरों को खोलकर देखते होंगे जब वे किसी फरिश्ते के साथ चुपचाप टहल रहे हों। ओहो! बर्नेल के बच्चों के मुंह से निकला। यह चीज इतनी अद्भुत थी कि वे बस उसे देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। हर कमरे की दीवार पर वॉलपेपर लगा हुआ था। दीवारों पर तस्वीर थी, कागज पर बनी हुई, जिन पर सुनहरे फ्रेम, गोल्डन फ्रेम बने हुए थे। किचन को छोड़कर हर कमरे के फर्श पर लाल कालीन, लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ था। ड्राइंग रूम में मखमली लाल रंग की कुर्सियां थी और डाइनिंग रूम में हरे रंग की मेजें थीं। बिस्तर थे जिन पर असली बिस्तर की चादरें चढ़ी हुई थी। साथ ही साथ एक पालना था, एक चूल्हा था और एक बर्तन रखने की अलमारी थी, जिन पर नन्ही नन्ही प्लेटें और एक बड़ा सा जग रखा हुआ था। लेकिन केजिया को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, जिसे वह बहुत बहुत पसंद करती थी, वह था लैंप। यह डाइनिंग रूम की मेज के बीचों बीच रखा हुआ था। एक बेहद नाजुक सुंदर एम्बर रंग का लैंप, जिसके ऊपर सफेद गोल कांच था। वह तेल से भरा हुआ भी था,
हालांकि उसे जलाया नहीं जा सकता था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा दिखता था जो तेल जैसा लगता था, और जब उसे हिलाते थे तो वह भीतर से हिलता डुलता था। ड्राइंग रूम में रखी माँ और पिता की डॉल्स ऐसे पड़ी हुई थी जैसे बेहोश हो गई हों। ऊपर सो रहे दो छोटे बच्चे भी उस घर के लिए कुछ बड़े ही लगते थे। वे वहां ठीक से जचते नहीं थे, लेकिन लैंप वह बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसा लगता था जैसे वह केजिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हो, जैसे वह कह रहा हो, मैं यहीं का हूं। वह लैंप सचमुच असली लगता था। अगली सुबह बर्नल बच्चे स्कूल की ओर जितनी तेजी से चल सकते थे उतनी तेजी से चल नहीं पा रहे थे। उन्हें जल्दी पहुंचने की बेचैनी थी। वे बेताब थे सबको बताने के लिए, हर चीज का वर्णन करने के लिए, और स्कूल की घंटी बजने से पहले अपने डॉल्स हाउस के बारे में शेखी बघारने के लिए। मुझे ही बताना है, इजाबेल ने कहा, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूं और तुम दोनों साथ दे सकती हो। लेकिन पहले मुझे ही बताना है। कहने के लिए कुछ था ही नहीं। इजाबेल थोड़ी हुक्म चलाने वाली बॉसी थी, लेकिन वह हमेशा सही होती थी, और लॉटी और केजिया अच्छी तरह से ये जानती थी कि सबसे बड़े होने के साथ कैसी कैसी ताकतें मिलती हैं। वह सड़क के किनारे उगे घने पीले बटर कप्स फूलों के बीच से निकलती हुई चुपचाप चलती रहीं। और सबसे पहले किसे बुलाना है ये भी मैं चुनूंगी। माँ ने कहा है कि मैं चुन सकती हूँ, क्योंकि यह तय हुआ था कि जब तक डॉल्स हाउस आंगन में रखा रहेगा वे स्कूल की लड़कियों को दो दो करके बुला सकती हैं, ताकि वे आकर उसे देख सकें। चाय पर रुकना तो बिल्कुल नहीं, और ना ही घर के अंदर इधर उधर घूमना। बस शांति से आंगन में खड़े रहना, जबकि इजाबेल उसकी खूबियां ब्यूटीज दिखाएं और लॉटी व केजियां खुशी खुशी देखें। लेकिन वे जितनी भी जल्दी करें, जब तक वे लड़कों के खेल के मैदान की तार को लगी बाड़ तक पहुंची, तब तक घंटी जोर जोर से बजने लगी थी। उन्हें बस इतना ही समय मिला कि वे फटाफट अपनी टोपियां उतारे और लाइन में खड़ी हो जाएं, इससे पहले कि हाजिरी होना शुरू हो। कोई बात नहीं, इजाबेल ने इसकी भरपाई करने के लिए अपने चेहरे पर बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी भाव बना लिए, और पास खड़ी लड़कियों के हाथ के पीछे से फुसफुसाकर कहा, प्ले टाइम में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्ले टाइम आया और इजाबेल के चारों तरफ भीड़ लग गई। उसकी क्लास की लड़कियां लगभग आपस में लड़ पड़ी कि कौन उसका हाथ पकड़े, कौन उसके साथ चले, कौन मुस्कुराकर उसकी खास दोस्त बने। वह खेल के मैदान के किनारे खड़े बड़े पाइन के पेड़ों के नीचे जैसे एक दरबार लगाए खड़ी हुई थी। धक्का देते खिलखिलाते हुए छोटी लड़कियां उसके पास सट कर खड़ी हो गईं, और उस घेर से बाहर सिर्फ दो ही लड़कियां थीं जो हमेशा से ही बाहर रहती थी, छोटी कैल्व बहनें। वे ये अच्छी तरह से जानती थी कि बर्नल्स के पास फटकना भी नहीं है। असल बात तो ये थी कि जिस स्कूल में बर्नल के बच्चे जाते थे वह वैसा स्कूल बिल्कुल नहीं था जैसा कि उनके माता पिता चुनते, अगर उनके पास कोई और विकल्प होता। लेकिन कोई विकल्प था ही नहीं। कई मीलों तक एकमात्र वही स्कूल था, और इसका नतीजा यह हुआ कि आसपास के सारे बच्चे, जज की बेटियां, डॉक्टर की बेटियां, दुकानदार के बच्चे, दूध वाले के बच्चों के साथ पढ़ना पड़ता था। ऊपर से उतनी ही संख्या में बदतमीज और उद्यमी लड़के भी थे। लेकिन एक सीमा, एक लाइन कहीं तो खींचनी ही थी। यह सीमा कैल्व बहनों पर खींची गई थी। कई बच्चों को, जिसमें बर्नेल भी शामिल थे, उनसे बात करने की
अनुमति नहीं थी। वे केल्व बहनों के पास सर ऊंचा करके निकल जाते थे, और क्योंकि व्यवहार का ढंग वही तय करते थे, बाकी सब भी केल्व बहनों से दूर रहते थे। यहां तक कि टीचर्स की भी उनके लिए अलग आवाज होती थी, और बाकी बच्चों के लिए अलग मुस्कान। जब लिल केल्वी अपनी मेज पर बहुत ही साधारण से दिखने वाले फूलों का गुच्छा लेकर आती थी, वे एक फुर्तीली, मेहनती और एक छोटी सी धोबन की बेटियां थीं, जो दिन भर अलग अलग घरों में काम करने जाती थी। यह बात ही काफी बुरी मानी जाती थी। लेकिन मिस्टर केल्वे कहाँ थे, यह कोई पक्के तौर पर नहीं जानता था। लेकिन सब ये कहते थे कि वह जेल में है। तो वे एक धोबन और एक कैदी की बेटियां थीं। भला और लोगों के लिए कैसी संगत! और वे दिखती भी वैसी ही थीं। मिसेस केल्वे उन्हें इतना अलग सा क्यों बना देती थी, यह समझना मुश्किल था। असल में उनके कपड़े उन घरों से मिले हुए टुकड़ों से बने हुए थे जहां वह काम करती थी। जैसे लिल, जो थोड़ी मोटी, साधारण सी बच्ची थी, बड़ी झाइयों, फ्रैकल्स वाले चेहरे के साथ स्कूल आती थी, तब वह एक हरे रंग की टेबल क्लॉथ से बनी फ्रॉक पहनकर आती थी, जो कभी बर्नल के घर का हुआ करता था। और उसकी फ्रॉक में लाल रंग की आस्तीनें थी, जो लोगन्स के पर्दों से काटी गई थी। उसकी टोपी उसके ऊंचे माथे पर अटकी रहती थी। किसी बड़ी औरत की पुरानी टोपी थी, जो कभी पोस्ट मिस्ट्रेस मिस लेकी की थी, पीछे से मुड़ी हुई और बड़े लाल पंख से सजी हुई। कैसी अजीब सी लगती थी, हंसी रोक पाना मुश्किल था। और उसकी छोटी बहन हमारी एल्स एक लंबी सफेद फ्रॉक पहने रहती थी, जो कुछ कुछ नाइट गाउन जैसा लगता था, और पैरों में छोटे लड़कों के जूते। लेकिन एल्स जो भी पहनती थी, वह अजीब ही लगती थी। वह बहुत ही नाजुक सी, दुबली पतली बच्ची थी, छोटे कटे हुए बालों और बहुत बड़े गंभीर आंखों के साथ, जैसे कोई छोटा सफेद उल्लू। किसी ने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह बहुत ही कम बोलती थी। वह हमेशा लिल का दामन पकड़े हुए रहती थी, उसकी स्कर्ट का एक कोना अपनी मुट्ठी में मरोड़कर। जहां लिल जाती, एल्स पीछे पीछे चलती। खेल के मैदान में, स्कूल आते जाते रास्ते में लिल आगे आगे चलती और एल्स पीछे उसका दामन पकड़े हुए रहती। केवल जब उसे कुछ चाहिए होता तो वह हाफ जाती, तो वह लिल की स्कर्ट को हल्का सा खींचती और लिल रुककर उसकी तरफ मुड़ जाती। केल्व बहनें बिना बोले ही एक दूसरे को समझ लेती थी। अब वे दोनों किनारे पर मंडरा रही थीं। उन्हें सुनने से कोई रोक नहीं सकता था। जब छोटी लड़कियां मुड़कर तिरस्कार भरी नजरों से उन्हें देखा करती, तो लिल हमेशा की तरह अपनी बेवकूफ सी शर्माई हुई मुस्कान दे देती। लेकिन हमारी एल्स सिर्फ देखती रहती। और इजाबेल की आवाज बहुत गर्व से भरी हुई लगातार बताती जा रही थी, कारपेट ने सबको बहुत चौंकाया, लेकिन असली बिस्तर और बिस्तर की चादरों वाले पलंग और ओवन वाले चूल्हे ने सभी पर उतना ही असर किया था। जब वह खत्म हुई तो केजिया बीच में बोल पड़ी, तुम लैंप के बारे में बताना भूल गई हो इजाबेल। ओ हाँ, इजाबेल ने कहा, और एक बहुत बड़ा लैंप है, पीले कांच का, येलो ग्लास बना हुआ है। उसके ऊपर सफेद गोल रंग का शीशा है, जो डाइनिंग रूम की मेज पर रखा हुआ है। उसे देखकर असली से अलग पहचान नहीं सकते। सबसे अच्छा तो वही लैंप है, केजिया चिल्लाई। उसे लगा कि इजाबेल उस छोटे लैंप की उतनी तारीफ नहीं कर रही थी जितनी की करनी चाहिए थी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इजाबेल तो अब यह चुन रही थी कि उस दोपहर उसके साथ कौन कौन घर जाकर
डॉल्स हाउस देखेगा। उसने एमी कॉल और लीना लोगन को चुना। लेकिन जब बाकी लड़कियों को यह पता चला कि सबको बारी बारी से मौका मिलेगा, तो वह इजाबेल के साथ और भी मीठा व्यवहार करने लगी। एक एक करके वे उसकी कमर में बाहर डालकर उसके साथ ले जाती और उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कोई राज की बात बताती। इजाबेल मेरी दोस्त है। सिर्फ छोटी केल्व बहनें ही चुपचाप हट गईं, जैसे भुला दी गई हों। अब उनके सुनने के लिए कुछ बचा नहीं था। दिन बीतते गए और जैसे जैसे और बच्चों ने डॉल्स हाउस देखा, उसकी चर्चा फैलती गई। वही एक विषय बन गया था, एक तरह का जुनून। हर किसी का एक ही सवाल होता, क्या तुमने बर्नल्स का डॉल्स हाउस देखा है? कितना सुंदर है। अरे, तुमने अभी तक नहीं देखा? अरे वाह। यहां तक कि दोपहर के खाने का समय भी उसी की बातें करने में बीतता। छोटी लड़कियां पाइन के पेड़ों के नीचे बैठकर अपने मोटे मटन सैंडविच और बड़े बड़े जॉनी केक, जिन पर मक्खन लगा हुआ होता, वह खाती। और हमेशा जितनी पास बैठ सकती थी उतनी पास बैठती कैल्व बहनें। हमारी एल्स लिल का दामन पकड़े हुए सुनती हुई, जबकि वे अपने जैम सैंडविच अखबार के टुकड़े में खाती, जिस पर लाल जैम के बड़े धब्बे पड़े होते। माँ, केजिया ने कहा, क्या मैं कैल्व बहनों को बस एक बार के लिए बुला नहीं सकती? बिल्कुल नहीं केजिया। लेकिन क्यों नहीं? भाग जाओ केजिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो क्यों नहीं। आखिरकार सबने उसे देख लिया था, सिवाय कैल्वे बहनों के। उस दिन इस विषय की चर्चा बहुत कम पड़ गई थी। दोपहर का समय था। बच्चे पाइन के पेड़ों के नीचे इकट्ठा खड़े हुए थे और अचानक जब उन्होंने कैल्वे बहनों को हमेशा की तरह अपने कागज पर रखा खाना खाते, अकेले बैठे और चुपचाप सुनते हुए देखा, तो उनके मन में उनके साथ बुरा व्यवहार करने की इच्छा हुई। एमी कॉल ने फुसफुसाना शुरू किया, लिल बड़ी होकर नौकरानी बनेगी। ओह, कितना भयानक, इजाबेल बर्नेल ने कहा और एमी की ओर इशारा भरी नजरों से देखा। एमी ने अर्थपूर्ण ढंग से गला निकला और इजाबेल की ओर वैसे सिर हिलाया जैसे उसने अपनी मां को ऐसे मौके पर करते हुए देखा था। सच है, सच है, सच है, उसने कहा। तभी लीना लोगन की छोटी छोटी आंखें चमक उठी। क्या मैं उससे पूछूं? उसने फुसफुसा कर कहा। शर्त है कि तुम नहीं पूछोगी, जेसी मे ने कहा। छी, मैं डरती नहीं हूं, लीना बोली। अचानक वह एक छोटी सी चीख के साथ बाकी लड़कियों के आगे नाचने लगी। देखो देखो मुझे, अब देखो, उसने कहा। फिर फिसलती, लहराती और पैर घसीटती, हाथ के पीछे से खिलखिलाती हुई लीना कैल्वे बहनों की ओर बढ़ गई। लिल ने अपना खाना खाते खाते सिर उठाया। उसने जल्दी से बाकी खाना समेट लिया। हमारी एल्स ने चबाना बंद कर दिया। अब क्या होने वाला था? ये सच है कि तुम बड़ी होकर नौकरानी बनोगी, लिल कैल्वे? लीना ने तीखी आवाज में पूछा। एकदम सन्नाटा। लेकिन जवाब देने के बजाय लिल ने वही अपनी बेवकूफी सी शर्माई हुई सी मुस्कान दे दी। उसे सवाल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लीना के लिए तो यह उल्टा पड़ गया। लड़कियां खिलखिलाने लगी। लीना यह सहन नहीं कर पाई। उसने कमर पर हाथ रखे, आगे सर झुकी और फुसफुसाकर बोली, तुम्हारा बाप तो जेल में है ना? यह बात कहना लड़कियों को इतना अद्भुत लगा कि वे सब एक साथ वहां से भागी, बेहद उत्साहित, खुशी से पागल। किसी को एक लंबी रस्सी मिल गई और वे स्किपिंग करने लगीं। और उस सुबह जितना ऊंचा वे कूदी, जितनी तेजी से
अंदर से वह भागी और जितने साहसिक करतब किए वैसे उन्होंने कभी नहीं किए थे। दोपहर में पैट घोड़ा गाड़ी बग्गी लेकर बर्नैल बच्चों को लेने के लिए आया और वे घर लौटे। घर पर मेहमान थे, इजाबेल और लॉटी, जिन्हें मेहमान पसंद थे, अपनी पैनाफोर बदले ऊपर चली गई। लेकिन केजिया चुपके से पीछे की ओर निकल गई। आसपास कोई नहीं था। वह आंगन के बड़े सफेद फाटक पर झूलने लगी। कुछ देर बाद सड़क की ओर देखते हुए उसने दो छोटे छोटे धब्बे देखे। वे बड़े होते गए। वे उसकी तरफ आ रहे थे। अब वह ये देख सकती थी कि एक आगे है और एक उसके पीछे है। अब उसे यह साफ दिखा कि वे केल्वे बहनें थीं। केजिया ने झूलना बंद कर दिया। वह फाटक से ऐसे उतरी जैसे भागने वाली हो, फिर ठिठकी। केल्वे बहनें पास आती गईं और उसके साथ लंबी परछाई सड़क पर फैली हुई थी, जिनके सिर पर बटरकप फूलों तक पहुंच रही थी। केजिया फिर से फाटक पर चढ़ गई। उसने मन बना लिया था कि वह आगे झूलेगी। हेलो, उसने गुजरती हुई केल्व बहनों से कहा। वे इतनी हैरान हुई कि रुक गईं। लिल ने अपनी वही बेवकूफ सी मुस्कान दी। हमारी एल्स घूरती रहीं। अगर तुम चाहो तो हमारा डॉल्स हाउस देखने आ सकती हो, केजिया ने कहा और अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। यह सुनकर लिल का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से सिर हिला दिया। क्यों नहीं? केजिया ने पूछा। लिल हाफी, फिर बोली, तुम्हारी माँ ने हमारी माँ से कहा है कि तुम हमसे बात नहीं करोगी। ओह अच्छा, केजिया ने कहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। कोई बात नहीं, तुम फिर भी आकर हमारा डॉल्स हाउस देख सकती हो। चलो, कोई देख नहीं रहा। लेकिन लिल ने और जोर से सर हिला दिया। क्या तुम नहीं देखना चाहती? केजिया ने पूछा। अचानक लिल की स्कर्ट पर एक झटका सा लगा। उसने मुड़कर देखा। हमारी एल्स उसे बड़ी विनती करती आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वह जाना चाहती थी। एक पल के लिए लिल ने एल्स की ओर संदेह से देखा, लेकिन एल्स ने उसकी स्कर्ट फिर खींची। लिल आगे बढ़ गई। केजिया रास्ता दिखाते हुए आगे चली और वह दो छोटी आवारा बिल्लियों की तरह उसके पीछे पीछे आंगन पार करती हुई उस जगह पर पहुंची जहां डॉल्स हाउस रखा हुआ था। वह रहा, केजिया ने कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। लिल जोर जोर से सांसें लेने लगी। लगभग सूंघने जैसी आवाज के साथ हमारी एल्स पत्थर की तरह स्थिर खड़ी हुई थी। मैं तुम्हारे लिए इसे खोलती हूं, केजिया ने प्यार से कहा। उसने कुंडी खोली और वे अंदर झांकने लगी। यह ड्राइंग रूम है और यह डाइनिंग रूम है और वह केजिया। ओह, वे कितनी बुरी तरह चौंक गई। केजिया, वह आंट बैरल की आवाज थी। वे मुड़कर देखने लगी। पीछे के दरवाजे पर आंटी बैरल खड़ी हुई थी, ऐसे घूरती हुई जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। तुमने हिम्मत कैसे की छोटी कैल्वे लड़कियों को आंगन में बुलाने की? उनकी ठंडी गुस्से भरी आवाज गूंजी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें उनसे बात करने की इजाजत नहीं है। भागो यहां से बच्चों, अभी के अभी भागो और दोबारा मत आना, आंटी बैरल ने कहा और वे आंगन से उतर आईं और उन्हें ऐसे हाँक कर बाहर किया जैसे मुर्गियों को भगाया जाता है। चलो, तुरंत निकलो यहां से, उन्होंने ठंडी और अभिमानी आवाज में कहा। उन्हें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। शर्म से जलती हुई, एक दूसरे से सिमटती हुई, लिल अपनी मां की तरह झुकी झुकी चलती हुई
और हमारी एल्स स्तब्ध सी। किसी तरह वे बड़े आंगन पार करके सफेद फाटक से बाहर निकल गईं। आज्ञा ना मानने वाली बुरी लड़की, आंटी बैरल ने केजिया से कड़वाहट से कहा और डॉल्स हाउस का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये दोपहर उनके लिए पहले से ही बहुत खराब रही थी। विली ब्रेंट का एक डरावना धमकी भरा पत्र आया हुआ था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगर उस शाम पुलमैन बुश में उनसे मिलने नहीं आई तो वह घर के सामने आकर वजह पूछेंगी। लेकिन अब जब उन्होंने उन छोटे चूहे जैसी कैल्व लड़कियों को डरा दिया था और केजिया को अच्छी तरह डांट दिया था, तो उनका मन कुछ हल्का हो गया। वह भयानक दबाव जैसे उतर गया था। वे घर के अंदर गुनगुनाती हुई चली गईं। जब कैल्व बहनें बर्नेल के घर से काफी दूर निकल आईं, तो वे सड़क के किनारे पर एक बड़ी लाल नाली ड्रेन पाइप पर बैठ गईं, थोड़ा आराम करने के लिए। लिल के गाल अभी भी जल रहे थे। उसने अपनी पंख वाली टोपी उतारी और घुटनों पर रख दी। वे सपनों की तरह दूर घास के मैदान, छोटी धारा के पार, वॉटल के पेड़ों की झुरमुट की ओर देखती रहीं, जहां लोगन की गायें दूध दोहने के इंतजार में खड़ी हुई थी। वे क्या सोच रही थी? कुछ देर बाद हमारी एल्स अपनी बहन के पास और खिसक आई। अब वह उस गुस्से वाली औरत को भूल चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बहन की टोपी के लाल पंख को सहलाया। उसके चेहरे पर उसकी दुर्लभ मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, मैंने वह छोटा लैंप देख लिया। फिर दोनों एक बार फिर से चुप हो गईं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे कैथरीन मैन्सफील्ड की लिखी कहानी डॉल्स हाउस।